नमस्कार दोस्तों, मैं आर एन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जहां एग्जाम पेज पर, जहां आपको जीके के संपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में तथा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम आज आपके लिए लाए हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, जो आपके एग्जाम्स एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग तथा अन्य किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सहायता होगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तथा इसके बारे में हम आज आगे बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा पहला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समाजवादी शब्द तथा पंथ निरपेक्ष जो शब्द थे संविधान के अंदर जोड़े गए थे, वह जोड़े गए थे संशोधन 44 के दौरान, जो कि हमारा सन 1976 में 44वां संशोधन लागू किया गया था। इसके अंतर्गत हमारे संविधान के अंदर समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले सेकंड की ओर। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या एस.ए. डांगे। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने दल रहित लोकतंत्र के बारे में कहा था तथा इसका प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि किसी भी दल के रहित लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। तथा चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने संविधान सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा संविधान की रचना के अंदर सबसे ज्यादा गंभीर प्रभाव जो छोड़ा था हमारा, वो ब्रिटिश संविधान ने छोड़ा था, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ने छोड़ा था, आयरलैंड के संविधान ने छोड़ा था, या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत सरकार 1935 अधिनियम 1935 के अधिनियम ने। सबसे हमारा सही उत्तर जो बनता है वो है नंबर 4। इसके बारे में हमारा संविधान जो लिया गया था लगभग ब्रिटिश संविधान से भी लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से भी कुछ पार्ट लिया गया था तथा आयरलैंड से भी कुछ लिया गया था सब इसके कुछ। तथा इसका सही उत्तर जो है सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव पड़ा था संविधान बनाने के दौरान या उसकी रचना के दौरान, वो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। इसी को भारत में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, यानी भारत का एक छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अगला, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? यहाँ बात कर रहे हैं कि संविधान सभा में सदस्यों में कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 के.एम. मुंशी, 3 नंबर महात्मा गांधी तथा 4 अब्दुल कलाम आजाद। यहाँ बात करेंगे संविधान सभा के सदस्य तथा सभापति राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी समिति के सभापति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही है कि इनमें से कौन शामिल नहीं था, वह थे महात्मा गांधी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर, भारतीय संविधान अपनाया गया था कब को? यहाँ बात करेंगे अपनाया गया था, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, लागू नहीं किया गया था, यहाँ अपनाया गया था। अपनाने की जो तिथि थी वो थी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, नवंबर 1949 को तथा 31 दिसंबर 1949 को। यहाँ बात करेंगे अपनाया गया था, यानी इसको लागू नहीं किया था, तब तक सिर्फ अपनाया गया था, वह था आंसर। इसका सही आंसर है इसका 26 नवंबर 1949 को। तथा भारतीय संविधान को भारत में लागू किया गया था, यहाँ तक कि सबको ही पता है, 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जैसे कि अपने पिछले ही प्रश्न में बताया, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर हमारा सही उत्तर डॉक्टर निकलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो किसी एक सेक्शन को उन्होंने हृदय और आत्मा से संबोधित किया था। यहाँ पर ऑप्शन हमारे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है यहाँ पर इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर संविधान के उपचारों से हमारा इसका तात्पर्य था बी.आर. अम्बेडकर जी का कि हृदय और आत्मा, इसी को इन्होंने संबोधित करके कहा था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद जब भारत आजाद हुआ था
उसके बाद या उससे पहले यूं कहें तो संसद के संविधान सभा की पहली बैठक, यानी भारत के आज़ादी के बाद जो संविधान सभा बनी थी उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? जाहिर सी बात है, हमारे ऑप्शन है 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947 या फिर 9 दिसंबर 1946। तो इसका जो सही उत्तर है वो हम देखेंगे कि 1946 यानी संविधान सभा जब बनी थी तो जाहिर सी बात है आज़ादी के बाद बनी थी, तो हमारा पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है और फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो आंसर है हमारा यहाँ पर है 8 नवंबर 1947, जो आज़ादी के बाद हमारी पहली संविधान सभा जहाँ पर बैठी थी यानी केंद्रीय कक्ष में, वह थी 8 नवंबर 1947। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, यानी भारत में जो राजनीतिक शक्ति है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक शक्ति जिसका मेन उद्देश्य या फिर मेन स्रोत कहाँ से आता है, वह आता है हम लोग अथवा जनता से। जनता से ही राजनीतिक पार्टियां बनती हैं तथा पार्टियों से ही राजनीतिक दल और दलों से सरकार और सरकार से राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। तो इसका जो मुख्य स्रोत है वह है जनता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? यहाँ बात करेंगे कि अभिव्यक्ति का प्रयोग, यानी यहाँ पर ऑप्शन में हमारे सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, नंबर 2 समाजवादी, नंबर 3 धर्मनिरपेक्ष, नंबर 4 संघीय। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सी देर आप अगर इसका थोड़ा सा सोचेंगे, जब तक सोचिए तब तक इसका आंसर हमारा यहाँ पर होगा नंबर 4 संघीय। यह अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। इसी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। एकल नागरिकता यानी एक ही नागरिकता का स्रोत। कई देशों में यहाँ पर दोहरी नागरिकता भी अपनाई जाती है, जैसे कि यूएसए के अंदर आप यानी राज्य के नागरिक होते के साथ साथ आप सेंटर के भी नागरिक होते हैं, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं था। भारत के अंदर यहाँ पर एकल नागरिकता जो थी वो इंग्लैंड से अपनाई गई थी, ना कि कनाडा और ना कि फ्रांस से। तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड से अपनाई गई थी एकल नागरिकता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्व सत्ता संपन्न संसद, हम समझ सकते हैं सर्व सत्ता संपन्न यानी सभी सत्ता से संपन्न जो संसद की अवधारणा है, यहाँ संसद के अंदर जो शक्तियां अधीन है या संसद के अंदर जो सारी शक्तियां हमारी उसी के अंदर निहित हैं, वह अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी ताकि संसद ही सबसे शक्तिशाली बनी रहे? इसके ऑप्शन में है इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा आंसर होता है सबसे पहले इंग्लैंड में ही सबसे पहले संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था तथा इसी को ही बाद में भारत ने स्वीकार किया तथा इसे ही अपने संविधान सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा को इसी से ही लागू किया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई थी? जो समवर्ती सूची थी जिसके बारे में हम जानते हैं जो भारतीय संविधान में निहित है, वह हमारे ऑप्शन में है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो हम जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारी न्यायिक व्यवस्था ली गई थी तथा कनाडा से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया था। जो इसका सही उत्तर है हमारा है ऑस्ट्रेलिया से ही हमारी समवर्ती सूची ली गई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 5, नंबर 2, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 10। तो हम जानते हैं जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, उसके साथ ही इसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो कुल मिला के 7 सदस्यीय संख्या थी, जिन्होंने संविधान की समिति का गठन करके संविधान को प्रारूप दिया था तथा इसको एक ढांचे में संगठित कर समाहित किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? जो हमारा भारतीय संविधान है इसने भारत को, ऑप्शन में हमारे हैं राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के महासंघ, नंबर 2 एक राज्य को संघ, नंबर 3 भारतवर्ष, नंबर 4 एक महासंघीय राष्ट्र। हमारे संविधान में भारत को वर्णित करने
का सबसे अच्छा जो लाइन था वो था राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ। हम जानते हैं कि राज्य और महासंघ यानी संघ क्षेत्रों को मिलकर ही पूरे देश का निर्माण होता है तथा संघीय ढांचे को साथ में बना के चलना ही देश की प्रवृत्ति के अंदर लाभदायक होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द जो शब्द जोड़ा गया था वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? नंबर 1 41 यानी 41वां संशोधन, नंबर 2 42वां संशोधन, नंबर 3 43वां संशोधन, नंबर 4 44वां संशोधन। तथा हम जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था वह सन 1976 में ही 42वां संशोधन के थ्रू हमारा धर्मनिरपेक्ष जो जोड़ा गया था वह था 42वां संशोधन। इसी संशोधन के आधार पर ही धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर वर्ड को ही भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में कैबिनेट मिशन के लिए भेजा गया था, मिशन किस लिए भेजा गया था? ऑप्शन है हमारे 1 राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, नंबर 2 शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, तथा नंबर 3 पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, नंबर 4 भारत को आज़ादी से इनकार करने के लिए। यहाँ पर हम ऑप्शन में जाएंगे नंबर 2 ऑप्शन को, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा उत्तर सही दिख रहा है क्योंकि शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए ही कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो ऑप्शन में हमारे के.एम. मुंशी, ऑप्शन में बी.आर. अम्बेडकर, नंबर 3 ऑस्टिन, नंबर 4 के.टी. शाह। तो जो इसका सही उत्तर है वो है के.टी. शाह। के.टी. शाह के द्वारा ही उन्होंने कहा था कि किसी भी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। सरकारी नीति यानी सरकारी नीति के बारे में उन्होंने ऐसा टिप्पणी कहा था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था, भारत के संविधान का गठन किस द्वारा किया गया था? योजना आयोग के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या कार्यकारी समिति के द्वारा? तो हम जानते हैं कि संविधान का गठन जाहिर सी बात है संविधान सभा के द्वारा ही किया जाता है, तो इसका आंसर है संविधान सभा के द्वारा ही। योजना आयोग योजना बनाती है, राष्ट्रपति किसी भी संविधान सभा का गठन नहीं करता है तथा कार्यकारी समिति का कार्य संविधान सभा का गठन करना नहीं होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर है 1 ऑप्शन में 1922, ऑप्शन 2 1923, ऑप्शन 1921 या ऑप्शन 20 1920। तो इसका सही उत्तर जब तक खोजने के लिए मैं आपको कहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर आप तक जरूर पहुंच सके। तो इसका सही उत्तर है हमारा 1920। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान ऑप्शन में है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ना कि इन्होंने राष्ट्रगान अपनाया था। 26 जनवरी 1950 25 जनवरी 1950 को किसी भी प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई थी, ना कि राष्ट्रगान अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया था। तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान इसको भारत को गणतंत्र घोषित करने से जस्ट 2 दिन पहले ही हमारे राष्ट्रगान को अपना लिया गया था। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण लोकतांत्रिक संप्रभु गणतंत्र कब बना? यानी इसको आसान भाषा में अगर कहें तो वह पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूरी तरह से गणतंत्र हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को बना था। तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950।